Good morning students, myself Priyanka. Today we will continue our 7th chapter of class 12 subject biology transpiration. हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपनों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कुछ बेसिक्स पढ़ा था, ठीक है। आज अपने जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर के बारे में अपने थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया था, मूवमेंट देखी थी, जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन कैसे होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स के किस सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या टर्म दी जाती है, ये सब चीज़ें अपनों ने डिस्कस की थी, ठीक है। अपनों ने जो स्ट्रक्चर थी स्टोमेटा की वो डिटेल में डिस्कस की थी, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि गार्ड सेल्स का ओपनिंग क्लोजनिंग, डे टाइम में नाइट टाइम में जो गार्ड सेल्स होती है वो टर्जिट कंडीशन में कब आती है, फ्लैसिड कब होती है, ये सब अपनों ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ लिया, ठीक है। तो आज अपने जो है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है। तो बच्चों अपने को पता है कि हर एक चीज़ की जब डिस्कवरी यानी कि हर एक चीज़ के बारे में जब डिटेल डिस्कस होनी चालू हुई थी तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपने अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सभी ने अलग अलग अपना हाइपोथेसिस दिया था, यानी हर एक ने बताया था कि किस टाइम पे किस चीज़ की मूवमेंट कितनी होती है। तो शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस जो फर्स्ट इसमें थ्योरी थी, फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, ठीक है। शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस है, इसको अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड जो थे स्ट्रेवॉर्ड हाइपोथेसिस, यानी स्ट्रेवॉर्ड आए थे, उन्होंने एक अपना हाइपोथेसिस दिया था स्टोमेटल मूवमेंट के बेसिस पे। फिर आया था एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, यानी कि ये जो थ्योरी डिस्कवर हुई थी, इस थ्योरी के बारे में पता चला था। तो ये थ्योरी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है, मतलब एप्लीकेबल थ्योरी है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो तीन थ्योरी अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपने जो फैक्टर्स हैं, जो ट्रांसपिरेशन को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप के। तो पहले स्टार्ट करते हैं शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस में। शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस के बारे में अपने डिटेल में पढ़ते हैं। सो बेसिकली जो ये शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस की थ्योरी थी, ये सबसे पहले जे.डी. सायर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1923 के अंदर ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आए थे सबसे पहले, इन्होंने क्या किया था, शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस थ्योरी बताई थी। इसके अंदर इन्होंने बेसिकली सारा का सारा कंक्लूजन जो था इन डे टाइम यानी कि ड्यूरिंग सनलाइट यानी डे टाइम के अंदर इन्होंने ये सारा कंक्लूजन निकाला था। इस थ्योरी के अंदर क्या कहते हैं ये, इन्होंने कहा कि डे टाइम के अंदर क्या होता है, पीएच जो है सेल की वो इंक्रीज हो जाती है, पीएच जो है सेल की वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज डे टाइम के अंदर क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज। सो CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पीएच क्या होगी, हाई होगी। सो CO2 की कंसंट्रेशन आप लोग सोच रहे होंगे कि डे टाइम में CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज CO2 जो है वो क्या करता है, H2O के साथ मिलकर शुगर और एनर्जी बनाता है ना, शुगर और एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज की मॉलिक्यूल और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो अपने को पता है कि अगर CO2 अपना फूड जो है वो बनाने में काम कर रही है, अब अपने को पता है जो फूड बनता है वो किस टाइम पे बनता है, ड्यूरिंग सनलाइट। जब सनलाइट जो है उस पर पड़ती है उसके बाद में जो है फूड अपना तैयार करते हैं प्लांट्स। तो फूड जब तैयार करते हैं उसके अंदर लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो CO2 की जरूरत पड़ी पानी के साथ। क्या बनाया इन्होंने, ग्लूकोज की मॉलिक्यूल C6H12O6 और साथ में इन्होंने क्या बना दी, एनर्जी, ठीक है। तो अपने को पता है जिस चीज़ की अमाउंट की अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि CO2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंज्यूम हो चुकी है, तो क्या बनेगी, CO2 की मॉलिक्यूल यहाँ कंज्यूम हो गए, तो अपने को पता है कि डे टाइम में क्या होगा, कंसंट्रेशन ओवरऑल डिक्रीज होगी, ठीक है। सो CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो पीएच क्या होगी, सेल की इंक्रीज, यानी कि वो किस में चला गया, बेसिक मीडियम में चला गया। आगे देखो, जब CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो हाई पीएच हो जाती है, और क्या होता है इस कंडीशन में, फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है। कौन सा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है
ये जो एंजाइम है ये क्या करता है उस टाइम पे, ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स यानी कि यहाँ पे जो हमारा स्टार्च बनाई है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये डिटेल में देखते हैं अपने इसको। स्टार्च के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, फॉस्फोराइलेशन एंजाइम होता है, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये ग्लूकोज ये कन्वर्ट कर देता है इसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट कर देता है इसको, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को कौन कन्वर्ट करता है, फॉस्फोराइलेशन एंजाइम, ठीक है। तो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मुझे तो पता है कि स्टार्च के मॉलिक्यूल्स जो है यानी कि ये क्या है, एक सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है, जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की वजह से ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, ये क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे साथ में, मतलब कि जहां पे ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट में ये वहां पे जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा उसके अंदर डिसॉल्व भी तो होंगे, तो ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इसकी इंक्रीज करेंगे। सो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ओवरऑल इसका जो डीपीडी होगा, ठीक है, डीपीडी होगा वो क्या हो जाएगा, पैसिव, यानी डीपीडी इसका क्या हो गया, इंक्रीज। डीपीडी क्या होता है, डीपीडी क्या होता है, डीपीडी उन्होंने क्या बताया था कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको बोला जाता है, मतलब कि ओवरऑल जो सॉल्यूशन जो है, ओवरऑल जो सॉल्यूशन है सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। तो अपने को पता है ग्लूकोज 1 जो स्टार्च था, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जैसे ही एक्टिव हुआ उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में जब ये कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो अपने को पता है डीपीडी भी इंक्रीज हो गया, डीपीडी इंक्रीज हो गया। आगे जो है ये फर्दर जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, अब देखो डीपीडी की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अपने को पता है जो स्ट्रोमेटा होते हैं उनमें क्या थी, कल बताया मैंने आपको, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो किस कंडीशन में आ जाती हैं, टर्जिड कंडीशन में, यानी कि वो फूल जाती हैं। फूलने की वजह से तो मैंने बताया था कि वो स्ट्रोमेटा जो होते हैं वो ओपन कंडीशन में आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, ओपन कंडीशन में, यानी कि ओवरऑल जो डीपीडी इंक्रीज हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेल्स थी वो टर्जिड कंडीशन में आ गई, स्ट्रोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। अब अपने ये तो बात कर रहे थे अपने डे टाइम की, किसकी बात करी अब उन्होंने, डे टाइम की। अब अपने नाइट पे चलते हैं, नाइट के अंदर इनके अंदर क्या होता है, नाइट के टाइम में इन सेल्स के अंदर क्या प्रोसेस चलती है। सो नाइट के टाइम में क्या होता है, आपको पता है कि CO2 के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, CO2 की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, नाइट टाइम में बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि रात को अपने को सनलाइट नहीं मिल पाती प्लांट्स को, इस वजह से वो अपना फूड नहीं बना पाते। सो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, pH डिक्रीज हो जाती है, pH डिक्रीज हो जाती है। डे टाइम में क्या था, pH इंक्रीज हो रही थी, नाइट टाइम में pH क्या होगी, डिक्रीज। तो pH डिक्रीज होगी तो सॉल्यूशन ओवरऑल किसमें चला गया, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, pH डिक्रीज होगी यानी कि वो एसिडिक बन गया। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वापस स्टार्च में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, दोबारा स्टार्च के अंदर, ठीक है, क्योंकि pH अगर बढ़ेगी तो ही ये वापस जो है स्टार्च किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, pH डिक्रीज हो रही है, सो ये दोबारा किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टार्च के अंदर, ठीक है। सो स्टार्च में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हो गया, जो सेल्स थी दोबारा फ्लैसिड कंडीशन में आ गई। कैसे आ गई, क्योंकि इसके अंदर क्या थे, स्ट्रोमेटा जो टर्जिड कंडीशन में थे उन्होंने अपनी जो है सेल्स की कंसंट्रेशन है रिलीज करनी स्टार्ट करी, क्योंकि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में था यानी कंसंट्रेशन की फॉर्म में था वो दोबारा स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो सॉल्यूशन की अमाउंट थी वो क्या होगी, कम होगी। सॉल्यूशन की अमाउंट कम होने की वजह से क्या हुआ, गार्ड सेल्स जो थी वो टर्जिड कंडीशन से किसमें आ गई, फ्लैसिड में, किसमें कन्वर्ट होगी, फ्लैसिड कंडीशन में। इस वजह से क्या हुआ, स्ट्रोमेटा क्लोज हो गई। क्लियर हो गया, क्या हो गया, स्ट्रोमेटा क्लोज हो गई। तो नाइट टाइम के अंदर क्या हुआ, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, बिकॉज नाइट के टाइम में फूड जो है प्लांट नहीं बना पाते, तो इस वजह से यूटिलाइजेशन जो है CO2 का कम हो जाता है और कंसंट्रेशन जो है इसकी बढ़ जाती है प्लांट्स में, ठीक है। अब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी तो pH क्या होगी, डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो pH डिक्रीज हुई तो ये मीडियम ओवरऑल किसमें चला गया, एसिडिक सॉल्यूशन में। अब अपने को पता है वहां पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्रेजेंट था जो किससे कन्वर्ट हुआ था, स्टार्च
फ्लैसिड कंडीशन में। जब सेल्स आपको मैंने कल बताया था गार्ड सेल्स जब फ्लैसिड कंडीशन में आ जाती है उस टाइम पे क्या होता है कि वो पास आ जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे अपने नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी अपनी स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। स्टीवर्ड ने क्या कहा था, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, ये हाइपोथेसिस के अंदर इन्होंने बताया था कि पीएच जो है, अब देखो सायरन ने बताया था, शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस सायरन ने थी, है ना, तो इन्होंने बताया था कि पीएच हाई होती है उस टाइम पे क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है और ओवरऑल जो है स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज जो 1 फॉस्फेट में था, पीएच तो इंक्रीज हो ही थी, इन्होंने आगे बताया कि ग्लूकोज जो था 1 फॉस्फेट की फॉर्म में था, ये आगे और डिसोसिएट होता है, मतलब कि आगे इस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किस फॉर्म में जाता है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। सो इन्होंने बताया था, जो साइरन ने अपना हाइपोथेसिस दिया था वो ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ठीक था। इन्होंने क्या कहा, बट यहाँ पे जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बाद ही इन्होंने कंप्लीट प्रोसेस बता दी थी। इसने क्या कहा, स्टीवर्ड ने कहा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो आगे किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जिसकी वजह से ये आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, स्टार्च थी, स्टीवर्ड ने बताया, इसने बताया था शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस में साइरन ने, स्टार्च थी वो किसमें कन्वर्ट हुई थी, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, हो गई थी। ये अपने इससे पहले वाले हाइपोथेसिस में क्लियर कर दिया था। इन्होंने क्या बताया कि ये सारा का सारा जो है मैटर ठीक है, पीएच भी इंक्रीज होती है, CO2 भी डिक्रीज होती है। इन्होंने कहा बट जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये आगे और एक फॉर्म में चेंज होगा, जिसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोल दिया, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एट लास्ट ग्लूकोज के अंदर। तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब अपने को पता है, इन्होंने एक चीज और बताई कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के कंपैरिजन में, कंपैरिजन करते हैं, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के कंपैरिजन के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज जो है मोर सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। क्या होते हैं, मोर सोल्यूबल होते हैं H2 के अंदर। जब ये ज्यादा सोल्यूबल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो अपने को पता है कि कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगी, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स टर्जिड कंडीशन में आ जाएंगे दोबारा, और जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक तो ये चीज बताई कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था किसमें कन्वर्ट होता है, आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर। इन्होंने एक चीज और बताई कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के कंपैरिजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज जो होते हैं दोनों ज्यादा सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। तो ज्यादा सोल्यूबल होंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो गार्ड सेल्स जो होंगी उनके अंदर ज्यादा अमाउंट में जो है ये अमाउंट में जो सोल्यूशन है एंटर करेगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या आ जाएंगी, दोबारा फ्लैसिड कंडीशन से गार्ड सेल्स जो होंगी टर्जिड कंडीशन में आ जाएंगी, यानी कंसंट्रेशन ओवरऑल बढ़ जाएगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो टर्जिड कंडीशन में आने के बाद स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था इनका हाइपोथेसिस स्टीवर्ड का, समझ आ गया। अब अपने नेक्स्ट आते हैं एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी के ऊपर। अब अपने इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इस दोनों के बारे में अपने को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि इन लोगों ने अपने को किस थ्योरी के बारे में बताया था, इनके अकॉर्डिंग क्या क्या हाइपोथेसिस थे। अब अपने लास्ट जो थ्योरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उससे अपने डिटेल में इसको समझ लेते हैं। सो इस थ्योरी के अंदर अपने देखते हैं एक्टिव पोटेशियम जो ट्रांसपोर्ट थ्योरी थी, सबसे पहले एमोला एंड फ्यूजिनो ने दी थी 1954 के अंदर, और इस थ्योरी को मॉडिफाइड किया था लेविट ने 1974 में, ठीक है। तो इन लोगों ने लगभग ये थ्योरी जो थी बेसिकली सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल माने जाने वाली थ्योरी थी। तो अपने को पता है किसी चीज़ के अंदर मॉडिफिकेशन तभी होता है जब वो किसी ना किसी लेवल तक स्टेब्लिश होती है, किसी ना किसी लेवल तक वो एप्लीकेबल होती है, तभी उसके अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। सो इस थ्योरी के अंदर बेसिकली क्या था, इन्होंने एक लीफ जो एक्सपोज्ड थी लाइट में, लीफ विच एक्सपोज्ड इन लाइट,
बाद में जो मैलिक एसिड होता है, जब स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज किया तो मैलिक एसिड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैलेट में। इसके अंदर आपको पता है कि जो मैलिक एसिड होता है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो किस में हो गया, डिसोसिएट हो गया मैलेट के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, ये मैलिक एसिड आप लोग सोच रहे हो बना कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है, ये गार्ड सेल्स जब लाइट के प्रेजेंस में जो लीव है, गार्ड सेल्स जो आती हैं, तो ये क्या करती है, जब हाइड्रोलाइसिस होता है स्टार्च का, स्टार्च जो है हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये क्या बना लेती है, मैलिक एसिड। क्या बना लेती है, मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड जो आगे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में। किस में कन्वर्ट हो गया वो, मैलेट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, लीफ जो थी वो लाइट की प्रेजेंस में आई, यानी कि गार्ड सेल्स भी क्या होगी, लाइट की प्रेजेंस में आई, यानी कि लाइट के टच में आई। उसके बाद में क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हो गया स्टार्च के मॉलिक्यूल्स का, जिसके बाद उन्होंने क्या बना लिया, मैलिक एसिड। आगे जो मैलिक एसिड था उसने अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया, मैलेट के अंदर। सो डे टाइम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपने फ्लो चार्ट के थ्रू अपने इसको समझते हैं। इन डे टाइम मैलिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू मैलेट। किसमें कन्वर्ट हो गया, मैलेट के अंदर। ठीक है, अब जो मैलिक एसिड है वो मैलेट में कन्वर्ट हो गया, साथ में इसके क्या हुआ, मैलेट के साथ में H+ आयंस भी रिलीज हुए। जब मैलिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ साथ H+ आयंस भी निकलते हैं, हाइड्रोजन आयन भी निकलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब इसके बाद की प्रोसेस देखते हैं। मैलेट जो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में क्या होता है, ये सेल्स के अंदर जहाँ पे ये डिसोसिएट होकर मैलेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हुए, वहां पे क्या होता है, पोटेशियम आयन की एंटर होती है। पोटेशियम आयन का एंटर, पोटेशियम आयन एंटर हो जाते हैं कहाँ से, सब्सिडरी सेल्स से। सब्सिडरी सेल्स कौन सी होती है, कल मैंने तुम्हें बताया था, जो एपिडर्मिस के आसपास, टोमेटा के आसपास सेल्स पाई जाती है, उसको सब्सिडरी सेल्स बोला जाता है। सो पोटेशियम आयन जो थे सब्सिडरी सेल्स के थ्रू एंटर हो जाते हैं, एंड यहाँ से क्या होता है, पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल्स से एंटर हुए और हाइड्रोजन आयन जो है वो एग्जिट हो गए, यानी कि बाहर निकल गए। पोटेशियम आयन का सब्सिडरी सेल में एंटर होना और हाइड्रोजन आयन का वहां से बाहर निकलना। उसके बाद में क्या होता है, जो मैलेट था इसके साथ में क्या हुआ, पोटेशियम आयन ने अपना एसोसिएशन कर लिया, यानी कि इसके साथ रिएक्शन कर ली, तो इन्होंने क्या बना लिया आगे, पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट। ठीक है, पोटेशियम मैलेट यानी कि K+ जो था उन्होंने मैलेट के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम मैलेट कंपाउंड बना लिया। ठीक है, इसके आगे क्या हुआ, पोटेशियम आयन ने पोटेशियम मैलेट बना लिया, तो अपने को पता है कि पोटेशियम मैलेट यानी एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गए, यहाँ पे किसमें आ गए, सॉल्यूशन की फॉर्म में। इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो इंक्रीज होगी। क्या होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे गार्ड सेल्स जो थी वो दोबारा टर्जिड कंडीशन में आ गई। गार्ड सेल्स में क्या हुआ, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जिससे कि दोबारा टर्जिड कंडीशन में जो है सेल्स आ गई, यानी कि टर्जिडी बढ़ गई सेल्स की, और सेल्स किस कंडीशन में आ गई, स्वॉलन स्टेज में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, एंडोस्मोसिस। टर्जिड कंडीशन में आई है तो कौन सी प्रोसेस हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है एंडोस्मोसिस होगी, तभी तो इस प्रोसेस में आ गई। मतलब कि जब एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होती है, एंडोस्मोसिस का मतलब अपने को पता ही है कि मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर एंटर करना, तो जब सेल के अंदर एंटर कर ले तो टर्जिड कंडीशन में सेल जो है अपने आप आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, जो ये सेल्स जो टर्जिड कंडीशन में आ गई, तो अपने को पता है स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। क्या हो गया, स्टोमेटा ओपन। तो ये सारी प्रोसेस क्या थी, डे टाइम। किसकी थी, डे टाइम। समझ आ गया, दोबारा देखो इस चीज को। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी थी एमूरा एंड फ्यूजिनो ने दी थी 1954 के अंदर, बट ये मॉडिफाइड किसके द्वारा की गई, लेविट के द्वारा। इसके अंदर देखो डे टाइम के अंदर क्या होता है, जो मैलिक एसिड होता है उसको किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है स्टार्च का, और जो मैलिक एसिड है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, मैलेट में। मैलेट साथ में क्या बना लिया उसने, हाइड्रोजन आयंस। उसके बाद में क्या हुआ, सब्सिडरी सेल्स जो स्टोमेटा के पास में प्रेजेंट होती है वो पोटेशियम आयंस
एंडोस्मोसिस के थ्रू एंटर करके। एंडोस्मोसिस जब हो गया तो प्रोसेस में जो सेल्स थी, गार्ड सेल्स थी, वो दोबारा टर्जिड कंडीशन में आ गई और स्टोमेटा क्या हो गई, ओपन हो गई। ठीक है, इसके बाद अपनी बात करते हैं नाइट कंडीशन की। नाइट के अंदर क्या होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो अब अपने नाइट टाइम की बात करते हैं। डे टाइम के बारे में उन्होंने क्लियर पढ़ लिया। नाइट के टाइम के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर जस्ट इससे अपोजिट प्रोसेस फॉलो होती है। मतलब क्या होता है नाइट टाइम में, अब अपने को पता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है नाइट टाइम में हो नहीं सकती, इसलिए क्या होता है CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है नाइट में। CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई बिकॉज या ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रुकती है, इस वजह से CO2 की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है। फोटोसिंथेसिस स्टोमेटल एक्टिविटीज होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, अपने को पता होना चाहिए इस चीज का एक जो स्पेशल फीचर होता है नाइट टाइम में क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड जो होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो CO2 की प्रेजेंस में बढ़ती है, मतलब कि CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, इस वजह से जो एब्सिसिक एसिड यहाँ पे एक्टिव हो जाता है नाइट के टाइम में। अब ये एब्सिसिक एसिड जो होता है ये काम क्या करता है, ये क्या करता है, एंड अब यहाँ से क्या करता है, पोटेशियम आयन जो यहाँ पे डे टाइम में प्रेजेंट थे उनको एग्जिट करवाता है, यानी कि बाहर निकालता है। पोटेशियम आयन यहाँ से एग्जिट होते हैं फ्रॉम गार्ड सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट थे वो, गार्ड सेल्स में। सो बेसिकली गार्ड सेल्स से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। अब क्या हुआ, पोटेशियम आयंस बाहर निकल गए जो किसके साथ सॉल्युबल थे, मैलेट के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन दोबारा डिक्रीज होगी। क्या होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज, बिकॉज ये किस कंडीशन में सॉल्युबल थे, पोटेशियम जो थे मैलेट के साथ सॉल्युबल थे। अब इसमें से पोटेशियम आयंस बाहर निकल गए तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन जो थी वो कम हो गई। तो गार्ड सेल्स में से क्या हो गया, कंसंट्रेशन कम होने की वजह से एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। मतलब कि जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स थे, पोटेशियम आयन के मॉलिक्यूल्स थे, बाहर निकल के एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस कंप्लीट होगी, जिसकी वजह से सेल्स को कौन सी कंडीशन में आ गई, फ्लैसिड कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, फ्लैसिड कंडीशन में। यानी कि जो गार्ड सेल्स थी वो दोबारा बिल्कुल पतली, यानी कि बिल्कुल ही ज्यादा फ्लैसिड कंडीशन में आ गई, जिसकी वजह से वो बिल्कुल क्लोज आ गई। और स्टोमेटा जो थे यहाँ पे दोबारा क्लोज कंडीशन में आ गई। कैसे हो गए, यहाँ पे क्लोज। ठीक है, तो स्टोमेटा यहाँ पे दोबारा क्लोज हो गए। क्लोज होने की वजह से ये स्टोमेटल जो कंडीशंस या जो बोलते स्टोमेटल एक्टिविटी जो थी यहाँ पे सारी नाइट के टाइम में स्टॉप हो गई। ठीक है, तो ये थ्योरी थी एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। डे टाइम में क्या हुआ, दोबारा सुन लो, मैलेट जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड जो था मैलेट में कन्वर्ट हो गया, साथ में हाइड्रोजन आयन बना दिया। ठीक है, अब मैलेट जो था उसने पोटेशियम आयन जो थे वहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। पोटेशियम आयन के साथ में उन्होंने क्या बना लिया, पोटेशियम मैलेट। वहां से हाइड्रोजन आयन जो थे बाहर निकल गए। पोटेशियम मैलेट बनने के बाद में उन्होंने क्या किया, वहां से जो कंसंट्रेशन थी वो इंक्रीज हो गई, बिकॉज वो सॉल्यूशन फॉर्म में थे। तो गार्ड सेल्स जो दोबारा टर्जिड कंडीशन में आ गए और स्टोमेटा ओपन हो गए। नाइट टाइम में जस्ट अपोजिट प्रोसेस हुई, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स। ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड जो हो गया, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से नाइट टाइम में एक्टिवेट हो गया। अब भाई एब्सिसिक एसिड जिसको ABA बोला जाता है, वो क्या हुआ, उन्होंने पोटेशियम आयन की जो एंट्री थी उसको बंद करवा दिया और एग्जिट करवाना चालू कर दिया। पोटेशियम आयन बाहर निकाल दिए गार्ड सेल्स से, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, एक्सोऑस्मोसिस हो गया और दोबारा जो सेल्स थी वो फ्लैसिड कंडीशन में आ गई। तो ये कौन सी थ्योरी थी अपनी, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक है, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी अपनी कंप्लीट हो गई। इससे पहले वही है, दो थ्योरीज और पढ़ी हमने, शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस और स्टेवर्ड हाइपोथेसिस। शुगर स्टार्च के अंदर क्या था, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया कि डे टाइम के अंदर बेसिकली जो सेल्स
फॉस्फेट और जो साथ में